हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। और आपका ये जो सेशन स्टार्ट होगा इसमें हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर सिलेबस डिस्कस करने के बाद में आपका जो टॉपिक है संविधान सभा, इसके बारे में हम बात करेंगे। एवरीवन गुड इवनिंग। जैसे योगेंद्र, मंजू, सुमित, कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, तो उन सभी का वेलकम है। रवि रंजन सिंह जी, मिस पूजा, अनुष्का, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं आपका पारुल चौहान स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। तो हमारा, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के लिए आपका ये बैच है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपका ये एसएससी जीडी का 2024 के लिए बैच है बेटा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए इस बैच का जो नाम है उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अवतार 2.0, ठीक है। और ये जो बैच है आपका, इसमें अगर हम बात करेंगे तो 6, 7 और 8 ये 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस चलने वाली हैं। ये डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही होंगी, जो कि एकदम फ्री होंगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये डेमो क्लासेस हैं तभी तक आप एक कूपन कोड यूज करेंगे SSC20 विदाउट गैप। आपको कोई गैप नहीं देना है इसमें। तो फिर आपको ये जो कोर्स है ये 640 का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 6, 7, 8 के बाद इस कोर्स को परचेज करेंगे तो फिर ये आपको अपने ओरिजिनल प्राइस 799 का ही मिलेगा। 8 तारीख के बाद में बेटा आपकी जो क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होंगी, और यूट्यूब पे जो क्लासेस आपकी हो चुकी होंगी वो भी आपकी एप्लीकेशन पे भी आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट ग्रुप्स आपके होंगे, और क्लास नोट्स PDF आपको मिलेंगी। और ये तो आपको पता ही है कि सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हमेशा आपके लिए इस बैच में, हमेशा इसी बैच में, क्या जितने भी आपके RW के बैच होते हैं सब में एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में महारत ही उनको हासिल होती है और आपके साथ उसको फिर वो शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, टाइमिंग में आपके साथ थोड़ा शेयर कर लेती हूं। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले राहुल सर की क्लास होगी 8:15 बजे, जो कि मैथ्स की क्लास होगी। फिर आपकी 9:30 बजे से हिंदी की नवीन सर की क्लास होगी। इसी में सर आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की 11 बजे से क्लास है। फिर अगेन आपकी जो है हिस्ट्री की 12 बजे से क्लास है नवीन सर की, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो 1 बजे से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। और आपका जो मैथ्स है फिर उसके बाद में फिर आपकी 1 बजे के बाद सीधा शाम को 6 बजे क्लास है। आपको रेस्ट भी प्रॉपर दिया गया है, आपके पास बीच में टाइमिंग होगा, ठीक। उसके बाद पॉलिटी की आपकी 7 बजे, यानी कि जो आपकी मेरे सब्जेक्ट की क्लास है वो आपकी 7 बजे से होगी। और जो साइंस की क्लास है वो आपकी 9 बजे से चलेंगी, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चलेगी। तो ये पूरा आपका इस बैच का शेड्यूल है। आगे हम बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सिलेबस की, कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप इस चीज से निश्चिंत रहिएगा, मैं एकदम बेसिक से आपकी चीजें स्टार्ट करूंगी, एकदम बेसिक चीजों के साथ आपको पढ़ाऊंगी। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये पूरी की पूरी कोशिश यहां पर रहेगी, ठीक है। पहला टॉपिक आपका यहाँ पे होने वाला है संविधान सभा, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कि संविधान सभा जो है वो कैसे बनी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। फिर आपका टॉपिक रहेगा नेक्स्ट बेटा जी प्रीएम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका इसको बोलते हैं हिंदी में। तो प्रस्तावना और उद्देशिका ये आपका टॉपिक रहेगा। उसके बाद संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नागरिकता, सिटीजनशिप, ये आपका टॉपिक रहेगा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और आपका क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिनको आप DPSP भी कहते हैं। उसके बाद आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं,
ठीक, संघीय कार्यपालिका, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें बेटा जी आपको यहाँ पे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसी चैप्टर में आपको उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका इसी चैप्टर में आपको मंत्री परिषद, जिसको आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या कहेंगे आप इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक चैप्टर है जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री, जिसको आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपका इसी संघीय कार्यपालिका में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम बात करते हैं तो एक टॉपिक होता है आपका महान्यायवादी, जिसको बेटा आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल, क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, जिसको आप कहते हैं। तो ये आपकी संघीय कार्यपालिका के टॉपिक हैं, ये आपको पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे समझाया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका को एक मिनट रुकेंगे, मैं यहाँ पे समझाती हूं। जैसे राज्य कार्यपालिका, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें बेटा क्या क्या पढ़ेंगे आप, इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर, ठीक है, जिसको आप कहते हैं राज्यपाल, क्लियर है। उसके बाद बेटा जी आप यहाँ पे पढ़ेंगे मंत्री परिषद, कहाँ की मंत्री परिषद होगी ये, तो ये राज्य मंत्री परिषद आप इसको बोलते हैं, राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आप पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आपको टॉपिक्स को, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि कहीं पे प्रेसिडेंट तो बताया ही नहीं, कहीं पे गवर्नर तो बताया ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप, मुख्यमंत्री, जिसको आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर, क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर आप इसको कहते हैं, क्लियर है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और एक होते हैं आपके एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, जिनको आप कहते हैं बेटा महाधिवक्ता, क्या कहते हैं आप इसको, महाधिवक्ता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बेटा आपकी राज्य की कार्यपालिका, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है संघीय विधायिका यानी कि द यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे संसद को, संसद को इंग्लिश में कहते हैं बेटा पार्लियामेंट, ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और आपका नेक्स्ट है राज्य विधायिका, इसको हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगी विधान मंडल, क्या पढ़ाएंगे, विधान मंडल, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। ध्यान रखिएगा आपकी ये जो क्लास होगी ये बाइलिंगुअल होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। जी मैं बिल्कुल स्लो आपको पढ़ाऊंगी, कोई भी जल्दबाजी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैम स्लो पढ़ाइए, मैं बहुत आराम से चीजों को आपको समझाऊंगी। तो ये अभी तो केवल क्या डिफाइन हो रहा है, सिलेबस, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे क्या टॉपिक है, आगे टॉपिक है बेटा स्थानीय स्वशासन, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक आपका यहाँ पे होगा, इसमें आप पढ़ेंगे पंचायत और साथ साथ आप इसमें पढ़ेंगे नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, और पंचायत को बोलते हैं पंचायत्स, ठीक है बेटा जी, ये पढ़ेंगे। फिर आपका आता है द इंडियन जुडिशरी, इसमें हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसको आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ एक कोर्ट होता है आपका उच्च न्यायालय, ठीक है,
उच्च न्यायालय, जिसको आप कहते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं आप? हाई कोर्ट कहते हैं। तो ये आप न्यायपालिका के अंदर पढ़ेंगे जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक आप पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी में हम पढ़ेंगे एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है? आगे देखिए, फिर हम पढ़ेंगे राजभाषा। आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, आपकी जो राजभाषाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध हम यहां पर देखेंगे। तो बेटा ये पूरा आपका सिलेबस है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आपका आज का टॉपिक है संविधान सभा। पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का संविधान सभा, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हम बोलेंगे संविधान सभा। क्लियर है? ये जो संविधान सभा है, इसके बारे में जानने से पहले आपको एक शब्द और ध्यान रखना है, और वो शब्द क्या है? संविधान। आपको संविधान सभा से पहले जानना होगा एक शब्द, जिसको आप कहते हैं संविधान, जिसको आप बेटा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि संविधान शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि जो संविधान शब्द है, वो संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्या बोल रही हूं मैं? संविधान के बारे में पूछा जाएगा कि संविधान का जो पहली बार, ये जो शब्द है संविधान, इसका प्रयोग पहली बार किसने किया। तो आप लिखेंगे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, इन्होंने सबसे पहले आपके यहाँ पर यह कह सकते हैं सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। और इस शब्द का प्रयोग करने वाले ये सर हेनरी मैन कहाँ के थे? तो ये आपके ब्रिटेन के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे आपके हेनरी मैन? तो ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन से संबंधित थे। ब्रिटेन के एक जूरिस्ट थे, एक आपके ब्रिटेन के जूरिस्ट थे जिनका नाम है हेनरी मैन। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं ब्रिटेन से। क्लियर है? उसके बाद में आपका जो ये संविधान है, इसका प्रयोग तो ब्रिटेन के हेनरी मैन ने किया था, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको व्यावहारिक रूप किसने दिया, इसको व्यावहारिक रूप किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसको जो व्यावहारिक रूप देने वाले लोग थे, वो आपके या जो देश थे, उसमें से एक देश था आपका अमेरिका और एक देश था बेटा फ्रांस। एक देश था अमेरिका और एक देश था फ्रांस। तो ये तो हो गई आपकी और जगह की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जो संविधान है, जिसके बारे में अभी आपने बताया, ये क्या होता है, हमें क्यों इसकी जरूरत होती है मैम, ये क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा जो संविधान होता है, ये आपका एक वैधानिक दस्तावेज है। क्या है ये? आपका एक वैधानिक दस्तावेज, जिसको हम कहते हैं लीगल डॉक्यूमेंट। क्या कहेंगे आप इसको? लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक वैधानिक दस्तावेज होता है। और ये जो वैधानिक दस्तावेज है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं कि संविधान क्या होता है।
ठीक है, संविधान क्या होता है और आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, संविधान, ठीक है, संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इसकी बात करते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाओ मैम, बेटा इंग्लिश लिखी तो है, वैधानिक दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं बाइलिंगुअल ही शब्दों का प्रयोग कर रही हूं, आप पहले ध्यान से चीजों को सुनो, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, वैधानिक दस्तावेज होता है तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूज क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। तो बहुत सिंपल भाषा में आप समझेंगे, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, ठीक है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जिसको आप बोलते हैं शासन व्यवस्था, ठीक है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए, ठीक है, शासन व्यवस्था, यानी इसको बोलेंगे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और क्या करने के लिए, सुचारू रूप से, यानी कि सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वे में आपको अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलानी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको संविधान की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको संविधान की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संविधान है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन था कि जो हमारे देश का संविधान है, जैसे कि और देश भी अपना संविधान बना रहे थे, तो हमारे देश का संविधान कौन बनाएगा, हमारे देश का संविधान कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा पहले हमें एक संविधान सभा चाहिए, हमें क्या चाहिए। अब आपको मैं पहले एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैं दोबारा लिखती हूं, संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एक क्वेश्चन, एक प्रश्न मुझसे हो सकता है, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, इसकी क्या जरूरत हमें पड़ेगी, इसकी नीड हमें क्यों है मैम, ये हमें क्यों चाहिए। तो आंसर कर देना कि संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण कराना है हमें, इसके लिए हमें एक संविधान सभा चाहिए। तो क्या काम था इसका, संविधान सभा का, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना या संविधान का निर्माण करना, इसका काम था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन अगर कोई भी पूछेगा तो आपको ये पूछना, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी नीड क्यों पड़ी थी, तो आंसर कर देना कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा की जरूरत पड़ती है। और अब आप बोलेंगे कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की जो मांग है, ठीक है, जो डिमांड है, वो कब की गई थी। तो आपके कुछ फैक्ट आएंगे कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस किस ने की थी और कब की थी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसकी मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो आपकी बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। 1895 में की गई थी और किस बिल में की गई थी, तो स्वराज विधेयक हिंदी में बोलेंगे और विधेयक को इंग्लिश में बोला जाता है बिल। तो इसको आप लिखेंगे कि स्वराज बिल के थ्रू, स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी,
क्लियर है। डिमांड किसने की फर्स्ट, तो 1895 बाल गंगाधर तिलक इन स्वराज बिल, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 1922 इसमें बेटा जी की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी, महात्मा गांधी ने। और इन्होंने क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। इन्होंने कहा भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, इच्छानुसार। आप कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि इनका जो संविधान होगा, इंडियंस का जो संविधान होगा वो अकॉर्डिंग टू इंडियंस होगा। भारतीयों की इच्छा के अनुसार आपके देश का संविधान होना चाहिए। हमारा संविधान जो बनेगा वो भारत के लोग बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद आपकी बेटा नेक्स्ट डिमांड होती है 1924 में, और ये डिमांड करती है अब की बार आपकी स्वराज पार्टी। तो ये तीन आपके फैक्ट हुए कि पहली बार किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरी बार किसने की, तो महात्मा गांधी ने, और तीसरी बार 1924 में अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी ने ये मांग की थी। या फिर हम कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो स्वराज पार्टी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इसका जो गठन हुआ था वो पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू इन्होंने किया था। और इनके साथ साथ, एक मिनट में थोड़ा नीचे लिख देती हूं, एक मिनट रुकिएगा, किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, गठन पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि आपके फादर थे जवाहरलाल नेहरू के। और बेटा जी साथ साथ किसने किया था, CR दास, जिनको आप कहते हैं चित्तरंजन दास। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। और कब किया था, तो आपका 1923 में, क्लियर है। उसके बाद में यही सेम डिमांड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की, जो आपकी संविधान सभा है, इसकी औपचारिक मांग, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग, ये किसने की थी, प्रथम औपचारिक मांग, यानी कि फर्स्ट फॉर्मल डिमांड, ये किसने की थी और कब की थी। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड हुई थी आपकी, ये हुई थी बेटा 1934 में। और किसने की थी, तो M.N. रॉय ने। किसने की थी, M.N. रॉय ने इस डिमांड को किया था, ठीक है। M.N. रॉय ने पहली बार 1934 में आपकी औपचारिक मांग की थी, ठीक। उसके बाद में फिर आपकी 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप कहते हैं इंडियन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आप कहते हैं बेटा, जिसको आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आप इस कांग्रेस को शॉर्ट में कहते हैं INC। तो इस INC ने, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 की ये जो औपचारिक मांग थी, ठीक है, ये जो औपचारिक मांग थी, इसको एक ऑफिशियल डिमांड के रूप में रखा, यानी कि आधिकारिक मांग की। 1935 में इसने क्या किया, इसने की आधिकारिक मांग,
आधिकारिक मांग, जिसको आप कहते हैं ऑफिशियल डिमांड। इसको आपकी ऑफिशियल तरीके से इन्होंने एम.एन. रॉय की जो फॉर्मल डिमांड थी उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं, और अब जब क्योंकि जब हमारी ये जो संविधान सभा है इसकी लगातार मांग चल रही थी, तो ये तो आपके फैक्ट हुए कि किस किसने और कब कब आपके संविधान की मांग की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे सुनिएगा, आगे मेरी बात सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपकी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये तो आपने सुना ही होगा, भारत शासन अधिनियम, ठीक, 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि आपका कब आया था ये 1935 में। अब इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था, और वो क्या था? इस अधिनियम में एक प्रावधान था कि आपको 1900 उसमें क्या कराना है, इस अधिनियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, 1937 में आपके 11 प्रांतों में ध्यान से सुनना, 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए जाने का उपबंध था। इस अधिनियम के अनुसार आपके 1937 में निर्वाचन कराए जाएंगे, ये इस अधिनियम में कहा गया था, ठीक है। और निर्वाचन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एक मिनट रुकिएगा, निर्वाचन, अगर हम निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन को बोलेंगे हम इलेक्शन। क्या बोलेंगे? इलेक्शन। और निर्वाचन कितने प्रांतों में होना था? 11 प्रांतों में। और ये जो 11 प्रांतों में निर्वाचन होने थे, ये किस अधिनियम के अनुसार? तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। अब बात आती है कि ये जो आपके इलेक्शन हो रहे थे, ये किस चीज के लिए हो रहे थे? ये इलेक्शन किसके लिए हो रहे थे? तो प्रांतीय विधान सभाओं के लिए, प्रांतीय विधान सभाओं के लिए, प्रांतीय विधान सभा के इलेक्शन थे। प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, यहां पर कुछ वर्ड आए हैं, कुछ शब्द आए हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। जैसे मैं बताती हूं क्या क्या आपके साथ दिक्कत आ रही होगी। एक तो दिक्कत आ रही होगी ये जो शब्द है निर्वाचन। तो निर्वाचन 2 तरीके का होता है, एक निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। और फिर आपने यहां पे देखा कि यहाँ पे प्रांत, ये जो प्रांत शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जिसको प्रांत बोला जाता था बेटा, उसको आज वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है? तो वर्तमान में आप इसको राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि आपकी ये जो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि प्रांत किसको पहले कहते थे, तो राज्यों को पहले प्रांत कहते थे। क्लियर है? राज्यों को पहले प्रांत कहते थे। और इन प्रांतों में, जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यों में इलेक्शन होते हैं, तो यहां प्रांतों में भी इलेक्शन करवाए गए थे। किस अधिनियम के अनुसार? 1935 के अधिनियम के अनुसार, ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार। एक बार पहले यहां तक क्विक रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया, कहां से शुरुआत की। देखो,
मैंने बताया कि आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका संविधान सभा, ठीक है। फिर संविधान सभा से पहले मैंने आपको बताया कि इसमें एक शब्द है जिसका नाम है संविधान, ठीक। तो फिर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस संविधान शब्द की जो अगर हम बात करते हैं तो संविधान शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? संविधान शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? तो सर हेनरी मैन ने किया था। किसने किया? सर हेनरी मैन ने किया था। ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि संविधान क्या होता है, क्योंकि संविधान का प्रयोग हो गया, किसने किया? हेनरी मैन ने। फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं ना कि भाई आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका संविधान क्या होता है? आपका संविधान क्या होता है? तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है, ठीक है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है। और ये दस्तावेज क्यों इसका हम प्रयोग करते हैं? तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था, यानी कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो आपका सुचारू रूप से यानी कि सिस्टमैटिक वे में कोई भी कंट्री, कोई भी देश अपना काम कर सके, इसके लिए संविधान की जरूरत होती है, ठीक है। संविधान की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका संविधान सभा के बारे में कि ये जो संविधान सभा है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसकी जो है डिमांड किस किसने की थी और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही थी? तो आपको मैं ये बता दूं कि भारत के पास में पहले संविधान नहीं था। भारत के पास पहले संविधान नहीं था, लेकिन जब और देशों ने संविधान बनाया तो हमारे भारत देश के लोगों ने भी संविधान की मांग की। और ये वो बहुत अच्छे से जानते थे कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, एक संविधान सभा की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये संविधान सभा का काम क्या था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना इसका काम था, ठीक। उसके बाद फिर आया कि संविधान सभा की मांग किसने की? किसको ये पहले समझ आया कि संविधान सभा होनी चाहिए? तो समझ आया था बेटा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में, स्वराज विधेयक में सबसे पहले बोला कि हमें संविधान सभा चाहिए। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने आगे की बात करी। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया, ठीक। उसके बाद में 1924 में यही मांग आपकी स्वराज पार्टी ने की थी। और स्वराज पार्टी में दो लोग थे, एक आपके पंडित मोतीलाल नेहरू और एक थे आपके CR दास। क्लियर है? इन लोगों ने की। और फिर उसके बाद में संविधान सभा के लिए प्रथम औपचारिक तरीके से जो मांग रखी थी, प्रथम फॉर्मल तरीके से जो डिमांड रखी थी, उन व्यक्ति का नाम था MN रॉय। मैम यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा? मैम यहां से कैसे क्वेश्चन आएगा? तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आपकी पहली औपचारिक मांग किसने रखी? तो आप आंसर करेंगे MN रॉय ने। फिर क्वेश्चन आएगा कि कब रखी? तो 1934 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संविधान, अब संविधान सभा में उसी की मांग, जो कि ये एक औपचारिक मांग थी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस औपचारिक मांग को ऑफिशियल तरीके से किसने किया? ऑफिशियल यानी कि आपके आधिकारिक तरीके से किसने रखा? तो कहना कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद आपको ये मैंने फैक्ट्स बताए कि किसने कब संविधान सभा की मांग की।
अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि संविधान सभा जो है उसके बनने का क्रम कैसे शुरू होता है, कैसे आपकी संविधान सभा बनना शुरू हो जाती है। तो आपने एक अधिनियम सुना होगा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। और इस अधिनियम में आपका एक उपबंध था, उपबंध को कहते हैं इंग्लिश में प्रोविजन। एक उपबंध किया गया था, मतलब ये कहा गया था कि आपको प्रांतों में प्रांतीय विधान सभाओं के इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है। और कब करवाने हैं? तो 1937 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए जाने का उपबंध था। और 1937 में क्योंकि उपबंध था 1935 के अधिनियम में, तो 1937 में आपके 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए गए, ठीक है। उपबंध कहां था? यहां से हम हटा देंगे उपबंध, यहां से हटा देंगे, यहां लिखेंगे कराए गए, ठीक है। निर्वाचन कराए गए। निर्वाचन किसके लिए कराए गए? प्रांतीय विधान सभाओं के लिए। प्रांतीय विधान सभा क्या होती है? प्रांतीय विधान सभा, जिनको आप आज कहते हैं राज्य, वर्तमान में प्रांत को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। क्लियर है? आगे चलिएगा। आगे हम बात करते हैं कि वो 11 प्रांत, पहले तो हम सबका नाम लिखते हैं, एक मिनट। वो 11 प्रांत कौन कौन से थे? ठीक है, तो एक था आपका मद्रास, ध्यान से सुनना, मद्रास। एक था आपका बिहार, एक था बेटा उड़ीसा, ठीक। एक था आपका बंबई, एक था बच्चा असम, एक था आपका मध्य प्रांत, ठीक। एक था आपका संयुक्त प्रांत और एक था आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कितने हुए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने हुए? 8। तो ये जो 11 प्रांतों में आपके इलेक्शन हुए थे, इनमें से 8 में आपकी, अभी किसकी बात की हमने? पीछे स्लाइड पे जाएंगे। अभी हमने बात की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इन 8 प्रांतों में, जो मैंने आपको लिखे हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन 8 प्रांतों में आपकी जो सरकार बनी, कितने प्रांत हैं? 8, ठीक। 8 प्रांत हैं। तो इन 8 प्रांतों में किसने सरकार बनाई? कांग्रेस ने। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने किन प्रांतों में सरकार नहीं बनाई थी? कांग्रेस ने किन प्रांतों में सरकार नहीं बनाई थी? तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, सिंध, पंजाब और बंगाल। सिंध, पंजाब और बंगाल, इन 3 जगह पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कांग्रेस की सरकार नहीं, ठीक, कांग्रेस की सरकार नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैम? आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि 1937 में जो प्रांतों के चुनाव हुए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे, उसमें आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब यहां पे आईएनसी से है, इस आईएनसी ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो आंसर कितना होगा? 8। क्लियर है बेटा? आप कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम फास्ट पढ़ाइए। मैं फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा रही हूं कि आप ये सोच के देखिए
कि अगर फास्ट पढ़ाऊंगी तो वो बच्चा जो कि स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और उसने बैच इसीलिए लिया है कि मैं एकदम स्लो यहाँ पे पढ़ूंगा, मेरे को सारी चीजें समझ में आए टीचर के द्वारा, ऐसे पढ़ूंगा, तो वो बच्चा अगर मैं फास्ट पढ़ाने लगूंगी उन बच्चों के लिए जो शायद पहले से पढ़े हुए हैं या उन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है और वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रख के पढ़ाना होगा जिन्होंने इस उम्मीद से इस बैच को खरीदा है कि मैं अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे से करूंगा। तो आप उनके बारे में भी एक बार सोच के देखिए। तो इस क्लास में हम धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास है, अगर इसी में मैं बहुत तेज पढ़ाने लगूंगी तो उस बच्चे के बारे में जरा सोच के देखिए जिसने एक उम्मीद लगाई है RWA से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको मैंने यहाँ पे बताई। अब ये जो चुनाव हुए तो इसने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 8 प्रांतों में किसकी सरकार थी? 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इस कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने केवल 28 माह तक शासन, यानी कि केवल इसने जो शासन किया वो 28 मंथ्स का था। इसने फिर क्या किया? 28 माह के पश्चात, ठीक है, आफ्टर 28 मंथ्स बेटा इसने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। इसने 8 जगह से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र को कहते हैं रिजाइन। ठीक है, रिजाइन दे दिया। अब आप मुझसे जरूर ये बोलेंगे, बेटा मैंने बोला तो, देखो बच्चे कह रहे हैं 11 प्रांत बोले थे, तो 11 प्रांतों में इलेक्शन हुए, 11 में से 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाई और इन तीनों में इसकी सरकार नहीं थी। ये भी तो लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 28 माह तक इसने क्या किया? 28 माह तक शासन किया। 28 माह के पश्चात अक्टूबर 1939 में आपकी जो कांग्रेस है इसने त्यागपत्र दे दिया। कहां से दिया था त्यागपत्र? मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट, यहां से इसने त्यागपत्र दे दिया। क्लियर है? यहां से इसने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे त्यागपत्र का कारण क्या था? रीजन ऑफ रिजाइन, ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। रीजन ऑफ रिजाइन। ठीक है, देखो 2 रीजन थे। कांग्रेस की बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना। अभी मैं समझाऊंगी, एक बार लिखने दीजिए जरा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना, यह पहला कारण था। और यहीं पे एक दूसरा कारण था, युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र ना करना। मतलब कि यहां पे कांग्रेस मंत्रिमंडल ये कह रही थी कि एक तो आपने एक चीज पहले ध्यान से सुनना, आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। एक वर्ड आपको मैंने लिखा है यहां पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको आप कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान से समझ लीजिए, सारी चीजें क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये बेटा आपका हुआ था 1939 में और कब तक चला था? 1945 तक। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में आपका जो जापान देश है, ठीक है, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें आपका जो जापान देश था वो जीत रहा था। शुरुआत में जापान जीत रहा था और बाकी देशों को हरा रहा था। और इस चीज से आपका ब्रिटेन भी चिंतित था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि कांग्रेस जो आईएनसी थी उससे पूछा भी नहीं और भारतीयों को उसमें शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा साथ दे भी देंगे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि लेकिन आपको युद्ध के पश्चात हमें आजादी देनी होगी, स्वतंत्रता देनी होगी। तो इन्होंने इस चीज से भी मना कर दिया। तो इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यहां से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया? यहां से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, अभी आप लोगों से भी मैं बात करूंगी, मेरी लास्ट बात सुन लीजिए। त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने की खुशी में, त्यागपत्र देने की खुशी, त्यागपत्र के देने की खुशी, किसके त्यागपत्र देने की खुशी? आईएनसी की खुशी किसको हुई बेटा? तो यहां पे आपकी अगली पार्टी थी जिसका नाम है मुस्लिम लीग। क्या नाम है इसका? मुस्लिम लीग आप इसको कहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग। इसने बेटा मनाया था, यहां पे खुशी में मनाया मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस, जिसको आप कहते हैं लिबरेशन डे, जिसको आप कहते हैं लिबरेशन डे। और ये जो मुक्ति दिवस इसने मनाया वो 22 दिसंबर 1939 को यहां पर सेलिब्रेट किया। मनाया मतलब खुशी इसने मनाई, इसने मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया। 22 दिसंबर 1939 को ये यहां पे बनाया गया। और आपको ये भी मैं बता देती हूं कि यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनका साथ अंबेडकर ने भी दिया। इसमें इनका साथ अंबेडकर ने भी दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मुक्ति दिवस कब बनाया गया। और बड़ा लिख देती हूं, ठीक है, और बड़ा लिख दूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहां पे मुक्ति दिवस कब? तो 22 दिसंबर 1939 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस की मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, मतलब 8 जगह से सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहां पे इसमें चीजें थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूं ताकि आपको ये पता चले कि आपने आज क्या क्या पढ़ा और आप आंसर करेंगे। अब मैं आपकी तरफ ध्यान दूंगी। ये बताइए, संविधान का सर्वप्रथम संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, चलो आंसर करिए भाई फटाफट से आप लोग। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ओके, हेनरी मैन। वेरी गुड, हेनरी मैन ने किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान सभा का कार्य बताइए। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का कार्य क्या था? फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्यों चाहिए थी संविधान सभा आपको? हाँ, हेनरी मैन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा जो है, संविधान सभा आपको क्यों चाहिए थी? संविधान सभा क्यों चाहिए थी बताइए, क्यों चाहिए थी? वेरी गुड मैम, संविधान का निर्माण करने के लिए। संविधान का निर्माण, संविधान का हमें क्या करना था? निर्माण करना था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, संविधान सभा की
मांग, संविधान सभा की मांग, बताइए फर्स्ट किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी? आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद हुआ है। संविधान सभा की प्रथम मांग, वेरी गुड, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब की थी? इन 1895। अब आप मुझे बताओ कि इस संविधान सभा की जो औपचारिक मांग कब की गई थी? ये मत बताना किसने की थी, कब की गई थी ये बताइए। संविधान सभा की औपचारिक मांग कब की गई थी? वेरी गुड नेहा गुज्जर, सही है, 1934 में। फिर बताओ संविधान सभा की आधिकारिक मांग, संविधान सभा की आधिकारिक मांग, जो आपके देश का संविधान था, इस संविधान सभा के लिए आपकी आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियल डिमांड थी वो कब की गई थी? वेरी गुड, कब हुई थी? 1935 में। फिर आप मुझे बताओ कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? कितने प्रांतों में सरकार बनाई? जल्दी जल्दी बताइए, कितने प्रांतों में सरकार बनाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रांतों में? वेरी गुड, 8 प्रांतों में, ठीक है। अब ये भी बताओ कि 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अनुसार हुए? किस अधिनियम के अनुसार हुए? कौन सा अधिनियम था जिसने, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए, 1935, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, 1935। क्लियर है? अब मुझे ये भी बताना है, आपको एक बेसिक पॉइंट क्लियर करना है कि मैंने आपका एक शब्द यूज किया है निर्वाचन, इसको मुझे क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था इलेक्शन। देखिए आपके यहां पर 2 तरह के निर्वाचन होते हैं, जिनमें से एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन पूछूंगी। डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट का मतलब होता है जिसमें जनता जो है वो मतदाता होती है, यानी कि वोटर्स कौन होते हैं? पब्लिक होती है। वोटर्स कौन होता है? पब्लिक होती है, जनता होती है। और जनता में भी वो जनता जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से ज्यादा की होती है, जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से ज्यादा की होती है, ठीक। और एक होता है आपके यहां पर, एक होता है, यहीं पे लिखते हैं, एक होता है आपके यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आगे से आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है और अप्रत्यक्ष, क्योंकि मैं यही क्लियर कर दूंगी। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसमें जो मतदाता होते हैं वो होते हैं एमएलएज और एमपीज। कौन होते हैं? एमएलएज और एमपी। अब आपको पता होना चाहिए कि एमएलए किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एमएलए किसको कहते हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे विधानसभा का सदस्य। अभी मैं बताती हूं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लिख लीजिए। और एक होता है एमपी, जिसको आप कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप कहते हैं संसद का सदस्य, ठीक है। अब देखो दोबारा से रिवाइज करो।
डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसमें जनता भाग देती है, जिसमें जनता भाग लेती है, जनता डायरेक्टली अपने लोगों को चुनती है, बस इतना समझिए, ठीक है। और ये जनता किसको चुनती है? जनता किसको चुनती है? जनता मैम एमएलए को चुनती है और मैम एमपी को चुनती है। किसको चुनती है? एमएलए और एमपी को। और ये एमएलए और एमपी किसको चुनते हैं? ये किसको चुनते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, आगे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो, ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। उसके बाद एक होते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं इनको? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये इस तरह के उदाहरण। तो आपने एमपी और एमएलए को चुना और एमपी और एमएलए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और पूछती हूं, फिर बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट हुआ? मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 22 दिसंबर 1939, वेरी गुड। 22 दिसंबर 1939, वेरी गुड। उसके बाद में मुक्ति दिवस किसने मनाया या किसने सेलिब्रेट किया? किसने मनाया ये भी बता दीजिए। किसने मनाया मुक्ति दिवस? किसने मनाया? किसने सेलिब्रेट किया था? मुस्लिम लीग ने, वेरी गुड। और ये तो आपको मैं बता ही चुकी हूं क्यों किया था, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था और इस सेलिब्रेशन में डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने उनका साथ दिया था। ये कहानी आप यहां तक याद रखिएगा, उसके आगे की कहानी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। और आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे वीडियो में नीचे दे सकते हैं, आपके सजेशंस पे काम किया जाएगा और धीरे धीरे ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।